हेलो दोस्तों, तुम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो। आज का हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन के थोड़े से फर्स्ट चैप्टर को मैं टीएस ग्रीवाल बुक प्रीफर कर रहा हूँ क्लास 11 के लिए। कुछ यहाँ बैठे हुए हैं एक आध जन मेरे साथ में जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, तो मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, साथ ही में तुम लोग भी इन चीज़ों को समझते जाओ। ध्यान से देखोगे तो वीडियो तुम लोगों को समझ में जरूर आएगा। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहला चैप्टर है। तो अकाउंटिंग क्या होती है, तुम लोग मेरे को साथ में रिप्लाई देना, बताते जाओ तुम क्या समझते हो अकाउंटिंग क्या होती है। Accounting is a systematic process. अरे अंग्रेजी नहीं चाहिए मेरे को, अपने भाषा में बता अकाउंटिंग क्या होती है, क्या समझता है तू, बता क्या होता है। कुछ नहीं पता, इतने दिन से अकाउंट्स बना रहे कुछ नहीं पता अकाउंटिंग क्या होती है, बस बनाए पड़े हैं, काम चल रहा है। तू बता। अकाउंटिंग जिसमें हम लोग अपना उतार जो भी कैश का वो होता है हाँ उसको रिकॉर्ड करते हैं। तू बता भाई, अब बता। जो कैश होता है उसको जो मतलब अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स बनाते, अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स भाई मैं नया बच्चा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं 10वीं पास करके अभी आया हूँ, 10वीं बोर्ड पास करके आया हूँ, ले दे के पास हुआ हूँ, है ना। बड़े मुश्किल से है जिसे मेरा केमिस्ट्री हटा है, बायोलॉजी हटा है और फिजिक्स हटा है, वहाँ से लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, दुनिया भर का केमिस्ट्री का फॉर्मूला पढ़ा था, सब अभी अभी हटा है। बड़े मुश्किल से वो सारी चीज़ों को छोड़ा हूँ। अब मेरे को समझना है अकाउंट्स क्या होता है, तो बता। अब नया सब्जेक्ट है भाई, नई चीज़ है तो नया बेसिक से बनेगा। तो बेसिक से जब चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जोश से आए हो ना, एक जोश तो ये होगा कि भाई नई चीज़ सीखूंगा, मैं नया चीज़ सीखने मिलेगा। तू बता मेरे को बेसिक टर्म में, तू अकाउंट्स मतलब कुछ समझता है, कुछ भी नहीं पता। आप बताओ भैया, सरेंडर कर रहे हैं, बता दो भैया। बता दो भैया, हाथ ऊपर कर रहे हैं। ठीक, सुन देख, अकाउंट्स मतलब क्या होता है। जब भी हम लोग पापा लोग ना देख, इसके लिए देखो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ ये समझना पड़ेगा, इतिहास। इतिहास तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले समझ ले पापा लोग क्या करते हैं। पापा लोग जो मेंटेन करते हैं ना उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग रिकॉर्ड करते हैं। और हम लोग जो पढ़ेंगे ना उसका नाम है, बुक का नाम भी देख सकते हो तुम लोग, आगे पेज पलटा करके देखो, डबल एंट्री बुक कीपिंग। अभी पापा लोग क्या करते हैं मालूम, बुक कीपिंग मतलब क्या। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी 3 वर्ड होता है। सबसे पहले आता है बुक कीपिंग, फिर आता है अकाउंटिंग, और जब ये 2 टर्म क्लियर हो जाएगा तब टर्म का मतलब क्लियर होगा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी। अब देखो बात ऐसी है कि जब भी मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को बुक कीपिंग मतलब क्या, जितने भी मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ध्यान से समझना, मेरे बिजनेस के, मेरे से अगर मान लो मेरे से कोई टीचर पूछता तो मैं क्या बोलता, जितने भी मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, पैसे के फॉर्म में, जो भी मेरे बिजनेस में, मेरे बिजनेस, भाई बिजनेस की तो अकाउंटिंग होगी, क्या पर्सन की अकाउंटिंग होती है क्या, पर्सन की भी अकाउंटिंग होती है। पर अभी हम लोग जो इस साल सीखेंगे ना वो सीखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब कि बिजनेस की अकाउंटिंग करना सीखेंगे। इंसान की भी अकाउंटिंग होती है, क्रिमिनल अकाउंटिंग भी होती है। सीबीआई ब्रांच में एक सब्जेक्ट है क्रिमिनल अकाउंटिंग, तो वहां से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करके क्रिमिनल अकाउंटिंग भी होती है। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब जैसे कि तुम बनाए 100 सामान, तुम सपोज कर लो तुम 100 किलो नहीं, तुम्हारे एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 एंड्रॉयड मोबाइल बनाया, थोड़ा ज़्यादा दिमाग काम करेगा। 100 एंड्रॉयड मोबाइल अगर मैं बनाया तो पर एंड्रॉयड मोबाइल की मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी, कितने में मैं बेचूं, कितना प्रॉफिट कमाऊं जो मेरे कॉम्पिटिटर से बराबर होगा। तो ये सारी बातें जो सीखी जाती है वो सीखी जाती है। एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग को 3 ब्रांच में बांटा गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग तुमको पढ़ना ही नहीं है। अब तुम मेरे से पूछोगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करवाना, मैनेज करना। तो मैनेज करते समय आप जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करके रखते हो कि कितना प्रॉफिट कमाया, कितना सैलरी दिया अपने एम्प्लॉयज को, कितना वो मेरे को रिटर्न में काम करके दिए, तो ये सब जब आप पैसे के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हो ना, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ गया। तुम पढ़ रहे हो दोनों नहीं, तो तुम बोले क्यों बताए भैया, इसलिए बताया ताकि समझो कि अकाउंटिंग के कितने अलग अलग अप्रोचेस है, कहाँ कहाँ अकाउंटिंग होती। तुम पढ़ोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, इस पे आ रहा हूँ वापस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब पैसे से, फाइनेंस से। तो पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, किसके पास से आ रहा है, किसके पास से जा रहा है,
बिजनेस के पास से आ रहा है और बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है, तो आप कौन हो? बिजनेस के बिहाफ में चार्टेड अकाउंटेंट हो। अकाउंटेंट बोलोगे अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी वैल्यू दे दो, चार्टेड अकाउंटेंट हो। सीए जानते हो सब क्या होता है? तो आप लोग क्या हो? चार्टेड अकाउंटेंट हो बिजनेस के बिहाफ में। तो बिजनेस में जो आ रहा है और जो जा रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। पापा लोग क्या करते थे? सिर्फ आना रिकॉर्ड करते थे, सिर्फ आना रिकॉर्ड करते थे, सिंगल एंट्री। मतलब ये इनकम्प्लीट बुक है, कंप्लीट बुक्स नहीं होती थी, ये कैसी होती थी? अधूरी, इनकम्प्लीट बुक्स। कहने का मतलब ये कि जब पापा लोग जब मेंटेन करते थे तो वो कैश का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते ही नहीं थे। वो क्या करते थे? 5,000 रुपये अगर मान लो मेरे पास पड़ा हुआ है, सुबह 1 बजे। अच्छा, यहाँ पे ना जब अकाउंटिंग करते हैं तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि हमारी अकाउंटिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। जैसे कि 1 अप्रैल 2020 से मेरी अकाउंटिंग शुरू हुई, तो ये खत्म कब होगी? 1 साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021 को। कैलेंडर ईयर हिसाब से नहीं होता कि जनवरी से दिसंबर। यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग करो ना तो अकाउंटिंग ईयर यहाँ हमारा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है, जैसा आपका स्कूल चलता है वैसे। तो इसको कौन सा अकाउंटिंग ईयर बोलूंगा? 2021। आई बात समझ में इतनी? हाँ, तो 2021 के हिसाब से दोनों जगह पापा लोग भी ऐसे ही अकाउंटिंग करते हैं जब वो रिकॉर्ड करते हैं। पर पापा लोग क्या गलती करते हैं? वो जैसे सुबह अगर 5,000 रुपये अगर गले में डाले अपने बिजनेस को चलाने के लिए, रात के जब घर गए 1 अप्रैल को तो देखे उनके जेब में 55,000 रुपये था उनके गले में। तो उनको क्या समझ में आया कि आज मैं नकदी जो बेचा हूँ, कैश सेल किया हूँ, कितने का किया हूँ? 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का कैश सेल किया हूँ। और जो मैं उधारी बेचा, क्या इसको पापा रिकॉर्ड करेंगे या कहीं भी कच्चा चिट्ठा बना करके हिसाब किताब निकाल लेंगे? पापा को ये हिसाब किताब मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भैया गले में पैसा पड़ा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? बोलते हैं ना, जो चीज सामने पड़ी है उसको रिकॉर्ड करके क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? पापा लोग क्या कहते हैं, खाता बुक सुने हो कि बहुत ऐड आता है, तो खाता बुक आजकल डिजिटल बुक मेंटेन करने लगे हैं, या फिर एक अपनी पुरानी किताब, आज भी वो लाल कलर की, रेड कलर की एक किताब रहती है, देखोगे तो उस रेड किताब बही खाता बोलते हैं उसको। उसमें क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं जितना मैंने क्रेडिट में, CREDIT, क्रेडिट में जितना मैंने परचेज किया, मतलब मैं अपने व्यापारी से जितना परचेज किया, व्यापारी से जो भी मैं परचेज करता हूँ ना उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि जितना खरीदा, क्या खरीदा, हिसाब किताब रहे भाई। व्यापारी को कितना पैसा दिया, कितना खरीदा, ये सब लिख लेते हैं, क्योंकि व्यापारी से हर दिन खरीद रहा हूँ ना, तो झंझट मत हो, इसलिए हर चीज को लिख के रखते हैं पापा लोग। जहां झंझट लगता है बस उसी चीज को लिखते हैं। तो क्रेडिट परचेज मतलब, क्रेडिट मतलब उधार, उधारी जो खरीदे ना बस उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। या फिर जो क्रेडिट में बेचे, क्रेडिट में सेल किए, मतलब हमारा डेटर। क्रेडिट सेल से क्या बनता है? अंग्रेजी में अगर इसको बोलें तो डेटर। डेटर मतलब वो पर्सन जो हमारा पैसा लग रहा है। डेटर मतलब क्या? वो आदमी जो हमारा पैसा लग रहा है, हमारा पैसा लग रहा है। हम कौन? फर्म। और क्रेडिटर यहां से जिससे हम उधारी खरीदे ना वो क्रेडिटर बन जाएगा, CREDITOR, क्रेडिटर। आया बात समझ में? तो ये 2 टर्म होता है, तो बस ये रिकॉर्ड करते हैं। अब तुम मुझे बताओ, बिजनेस में सिर्फ अगर उधारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो साल, ऐसा पापा लोग हर दिन मेंटेन करेंगे, तो साल भर जो मेंटेन होगा उससे मेरे को सिर्फ क्रेडिट साल भर में, 1 साल भर में, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर में 1 साल में मैंने कितना क्रेडिट में प्रॉफिट कमाया ये निकलेगा मेरा। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास जो प्रूफ रहेगा भाई, हिसाब किताब का जो पेपर में प्रूफ रहेगा, पेपर में प्रूफ मतलब किसका हिसाब किताब मेरे पास अवेलेबल है? सिर्फ क्रेडिट का, क्या कैश का अवेलेबल है? तो मेरे को जो प्रॉफिट निकलेगा भी हिसाब किताब से, जो मैं सरकार को शो कर सकता हूँ कागज की, देखो भैया इतना प्रॉफिट हुआ है। ऑन बुक्स कितना दिखेगा? सिर्फ क्रेडिट का प्रॉफिट दिखेगा। क्या ये कंप्लीट बुक्स हुआ? क्या ये कंप्लीट प्रॉफिट हुआ? या इसमें कैश का प्रॉफिट भी बचा हुआ था जो हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं करा? इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। ये इनकम्प्लीट है बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, बार बार भैया आप ये बुक्स ऑफ अकाउंट बोल रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या? बिजनेस के डेली के ट्रांजैक्शंस को, चाहे कैश के फॉर्म में हो, चाहे क्रेडिट के फॉर्म में हो, चाहे कैश के फॉर्म में हो, चाहे, अभी दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों को रिकॉर्ड करा जाएगा डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज। और अकाउंटिंग करने की एक प्रक्रिया हम फॉलो करेंगे जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। वो क्या क्या है? तो लिखा होगा, देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन टू द यूजर्स। मतलब कि ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। पहले आइडेंटिफाई करो, वो समझाऊंगा अभी आगे, पहले सुनो। ये 2 चीज को रिकॉर्ड करेंगे, कैश और क्रेडिट। दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो करें, पर जैसे मान लो इस साल आपका खर्चा था सैलरी, जिसमें 5 टर्म हम लोग क्लियर करेंगे, तो ये भी मैं क्लियर करूंगा, मिटा नहीं रहा हूं, यहां लिख देता हूं।
मान लो तुमको सैलरी देनी थी इस साल 12,000 रुपए 12 महीने की अपने एम्प्लॉय को, तुमने उसको पैसा दे दिया कितना, 5,000 रुपए। चलो मान लो 10,000 रुपए तुमने दे दिया, इजी कर देते, ये तुमने कैश में दे दिया, कैश में तुमने 10,000 दे दिया और 2,000 रुपए तुमने उसका बकाया रखा, पेंडिंग रखा। तो बताओ इस साल का तुम्हारा खर्चा कितना है, इस साल का तुम्हारा खर्चा कितना है? मैं फिर से बोल देता हूँ, 12,000 की तुमको सैलरी देनी थी, तुमने कैश के फॉर्म में दे दिया 10,000, 2,000 रुपए पेंडिंग है उसको देना। तुम्हारा इस साल का खर्चा कितना है, एक्सपेंस कितना है आपके लिए? 12,000 ही है भाई। खर्चा तो इसी साल का 12,000 रहेगा ना, भले कैश मेरा गया कितना। और ये जो 2,000 का एक्स्ट्रा जो मेरा पेंडिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या अकाउंटिंग बोलते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इसको बोलते हैं क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इसका नाम एक और क्या है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या? एक्रूअल, ACCRUAL। एक्रूअल मतलब होता है खर्चा उत्पादन हो गया ना, अगर इनकम आपकी अर्न कर लियो पर कैश के फॉर्म में रिसीव नहीं हुई है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन कैश, तब भी वो आपके लिए क्या है, आप उसको इसी साल रिकॉर्ड करोगे, वो इसी साल की इनकम है। क्यों? क्योंकि वो किस कॉन्सेप्ट के अंदर आ गई होगी? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। अगर खर्चा आपका, भले ही आप कैश में इस साल पे करे हो या ना करे हो, पर खर्चा तो पूरा 12,000 था ना, क्योंकि भाई आप भले ही पेंडिंग रखे हो, कभी ना कभी तो उसको 2,000 रुपए पिछले साल का भी दोगे, मतलब जिस साल पेंडिंग बनाए थे, तो जिस साल का पेंडिंग है उसी साल का खर्चा है, और उसी साल हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे एज अ एक्सपेंस। किसके तहत? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। ये चैप्टर नंबर 4 है, जल्दी से देखो तो चैप्टर नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, ऐसी इंडेक्स में, कंटेंट में ही देखो, कंटेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में यही समझा है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये दोनों के बीच का टर्म क्लियर किया। ये चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया, सच में कंप्लीट हो गया। एक बार रीडिंग करना, बुक रीडिंग करना, क्लियर हो जाएगी बातें, क्या बोलना चाह रहे थे भैया। और हम लोगों को अपनी बुक कौन सी पढ़नी, बुक का नाम ही क्या है, तो किसके हिसाब से हमको अकाउंटिंग करनी होगी, जो यहाँ बताऊंगा। ये पापा जो करते थे वो नहीं करना है, पापा जो करते थे उसके लिए तो फिर तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो जाओ पापा सीख लो और बिजनेस करने लगो। तो हम ये नहीं सीखेंगे, हम ये सीखेंगे। आई बात समझ में? जो डेट वाइज को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्पेल कर सकते हो क्या? जोर से करो। CHRONOLOGICL, लॉजिकल। और क्रोनो, क्रोम से याद रख लो, क्रोनो और लॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज जब हम हर दिन रिकॉर्ड करते हैं, मतलब 1 अप्रैल की अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर दिया ना और 2 अप्रैल की कर दिया, तो वापस से 1 अप्रैल की अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकता, सीक्वेंस में ही चलूंगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, पुरानी अकाउंटिंग वापस से रिकॉर्ड नहीं कर सकता पुराने डेट की, एक सीरीज में ही चलूंगा, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। जब हर दिन रिकॉर्ड करता हूं तो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। मतलब जब मैं रिकॉर्ड करूंगा सबसे पहली बार, किसको? उस इवेंट को या उस ट्रांजैक्शन को। और वो इवेंट और ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? मनी के फॉर्म में होना चाहिए। भाई मान लो मम्मी तुमको मारी झापड़, तुमको आया गुस्सा, हुआ दर्द, तो क्या तुम उस गुस्से को, उस दर्द को तुम अपनी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो क्या? या तुमको कस्टमर चप्पल निकाल के मारा, तुम खराब सामान बेच दिए थे तो आंटी लोग आया चप्पल निकाल के मारे तुमको, और दे धनाधन मार के चल दिए, अब तुमको चोट बहुत लगा, दर्द तो हो रहा है, तो अब क्या तुम इसको रिकॉर्ड कर सकते हो बुक में? नहीं, क्योंकि वो मनी के फॉर्म में नहीं है, वो मार, वो दर्द। पर उसको तुमको इलाज कराने के लिए तुम बिजनेस से कुछ पैसा निकाल के ले गए कि मलहम पट्टी करवाओगे तो 200-400 रुपये लगेगा, तो तुम बिजनेस से 500 रुपये निकाल के ले गए बैंडेज कराने के लिए। अब बैंडेज क्यों करा रहे हो? अपने पर्सनल यूज के लिए करा रहे हो, चोट तो तुमको लगी ना। हाँ, तो फर्म और ओनर को 2 अलग अलग पर्सन माना जाता है अकाउंटिंग के नजरिए से। अब तुम मेरे को पूछो जेठालाल गड़ा और उसकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तारक मेहता देखते हो ना, तो जेठालाल गड़ा और उसकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कानून की निगाह में तो एक ही है। मान लो कोर्ट में ऑर्डर आ गया, नहीं भैया आपको अगले आदमी का पैसा देना है, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को पैसा देना है, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बिहाफ में किसका गर्दन पकड़ेगी? सरकार, जेठालाल का। मतलब सरकार की निगाहों में ओनर और फर्म दोनों एक ही हैं, पर अकाउंटिंग के नजरिए से, हम तो अकाउंटेंट है ना, तो हम अकाउंटिंग के नजरिए से बात करेंगे। अकाउंटिंग के नजरिए से क्या था? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और जेठालाल 2 अलग अलग पर्सन है, मतलब ओनर और फर्म 2 अलग अलग पर्सन है, और हम किसके अकाउंटेंट हैं? फर्म के अकाउंटेंट है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंटेंट है। नट्टू काका है, समझ लो।
ठीक है, हम नट्टू काका हैं और हम उसके बिहाफ में अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, नट्टू काका के बिहाफ में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। पॉज कर, आ रही हैं बातें समझ में ना ढंग से? तो हम किसके अकाउंटेंट हैं? फर्म के, गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स के। इसको बोलते हैं क्या? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देखो क्या होता है, हर जगह सिद्धांत होते हैं। घर में रहोगे तो पापा मम्मी के बनाए हुए प्रिंसिपल्स होते हैं, दादाजी के बनाए हुए प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं करोगे तो लतियाएंगे, मारेंगे। वैसे ही अकाउंटेंट को भी एक नियम, एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। तो वही प्रिंसिपल्स मैं आपको बीच में बताऊंगा। वो चैप्टर नंबर 3 है, थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मिला चैप्टर? थ्योरी बेसिस में यही समझाया सिद्धांत क्या होते हैं अकाउंटिंग के, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वहां पे तुमको समझाया है। आई बात समझ में तुमको? वापस आए, इसमें क्या बता रहा था? कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करेंगे, डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, और बुक कीपिंग मतलब हर दिन जो रिकॉर्ड करते हैं इवेंट और ट्रांजैक्शन जो मनी के फॉर्म में हो, लतियाने वाला नहीं। अच्छा, तो 500 रुपए जो लेके गया कौन? जेठालाल। मार पड़ा, लेके गया, तो वो जो मार पड़ा था वो तो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को वो रिकॉर्ड नहीं करता। बात क्वालिटी की किया हूं, मार, चोट, दर्द, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेगा, पर क्वांटिटेटिव टर्म्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के फॉर्म में मेजर करे जा सके, ऐसे इवेंट या ट्रांजैक्शंस को। क्या बोला? ऐसे इवेंट या ट्रांजैक्शन को जो पैसे के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, मॉनिटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करे जा सकते हो, उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो मार पड़ा, पैसा लेके गया, तो पैसा लेके गया वो मनी के फॉर्म में मेजर हो सकता है। ओनर पैसा लेके जा रहा है अपना दवा पानी खुद के लेकर आने, इसको तुम क्या मानोगे? ओनर का बिजनेस से पैसा निकालना मानोगे? इसको बोलते हैं कैपिटल का विड्रॉ करना या ड्राइंग मान लोगे इसको। ओनर भाई अपने पर्सनली उसके लिए पैसा ले जा रहा है ना, तो ये ड्राइंग हो गई ओनर की। मैं सब क्लियर करूंगा और अच्छे से, ये ड्राइंग क्या होता है, एडिशनल कैपिटल क्या होता है, ये सब कुछ आपको सीरीज मिलेगी। बस मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना और बढ़ाते जाओ आगे, मजे के साथ पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज देखो, अभी यहां पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ, तुमको भी समझ में आएगा पूरी चीजें। दूसरी बात देखो, क्या बता रहा था? हाँ, तो वो जो पैसा लेके गया 500 रुपए का, वो रिकॉर्ड करूंगा। तो इवेंट और ट्रांजैक्शन जो मनी के फॉर्म में हुए उसको रिकॉर्ड करूंगा, और जब रिकॉर्ड करूंगा वो डेट वाइज होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसको बोलते हैं क्या? बुक कीपिंग। आया बात समझ में? डेट वाइज। अच्छा, बुक कीपिंग जब करूंगा ना, तो ये पागल आदमी दिया है, इस पागल आदमी का नाम है प्रोफेसर FRALUCLU का पैसियोली। ये फाउंडर है, या इसको क्या बोलते हो आप लोग? फादर बोलते हो। किसी भी चीज के फाउंडर को आप लोग क्या बोलते हो? फादर। जो इस कॉन्सेप्ट को बनाया, इन्होंने बनाया था इटली में 16 से 17 सेंचुरी में। जैसे आज 2020 चल रहा है ना, तो 1600 ईयर से 1700 ईयर के बीच में इन्होंने बनाया था। तो ये बोलते हैं कि भाई जब तुम फर्म नहीं हो, ये फर्म है और ये ओनर है, ओनर अलग है, फर्म अलग है ना? तो ये बोलते हैं कि अगर मान लो ओनर पैसा लगाया बिजनेस में, स्टार्ट किया, कैश लगाया या जो भी एसेट दिया, उसको क्या बोलेंगे? पूंजी बोलेंगे। तो फर्म क्या करेगी? उतने नाम से फर्म का क्या बढ़ जाएगा? कर्जा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कर्जा। क्योंकि जिस दिन फर्म बंद होगी उस दिन वो पैसा किसको देना पड़ेगा? ओनर को देना पड़ेगा। तो एक साइड तो फर्म के पास क्या बढ़ गया? उसका एसेट्स बढ़ गया, और एक साइड फर्म की क्या बढ़ गई? उसका कर्जा बढ़ गया। एसेट्स मतलब ऐसी चीजें जो फर्म को फ्यूचर में बेनिफिट्स दें, ऐसी चीजें जो फर्म को फ्यूचर में क्या दे? बेनिफिट्स दे। जैसे टेबल, चेयर, पंखा, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, स्टॉक मेरे बिजनेस में जो पड़ा हुआ है, एसेट्स, डेटर, मेरे खर्चे जो एडवांस में पे करके रखा हूं आने वाले सालों के, प्रीपेड एक्सपेंस या बिल्डिंग। तो ऐसी वस्तुएं जिसके लिए मैं आज खर्चा कर दिया हूं, पर आने वाले कई सालों तक या आने वाले कुछ महीनों तक सिर्फ मुझसे उससे क्या मिलना है? इकोनॉमिक बेनिफिट। प्रॉफिट मत बोलो, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना है। ऐसी चीजें मेरे लिए क्या हो जाएंगी? एसेट्स। मैं कौन? फर्म। तो फर्म के लिए जो चीजें बेनिफिट दें वो एसेट्स, और जो फर्म का लायबिलिटी, आज उससे मैंने पैसा ले लिया या चीजें ले ली, मेरे को उसको पे करना बचा हुआ है, तो वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटीज है, कर्जा है। 5 टर्म क्लियर करूंगा, सुनते जाना ध्यान से। बेसिक अकाउंटिंग टर्म पे आऊंगा, अभी लिमिटेशन, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक सब समझ जाओ। अकाउंटिंग अभी तक नहीं समझे हैं, ये भूलना नहीं कि अकाउंटिंग होती क्या है। आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप पढ़ रहे हो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पे मैं आपको सब समझा रहा हूँ कि 2 बार रिकॉर्डिंग। देखो तो कुछ आया तो कुछ गया, तो हमेशा इसीलिए ऐसी बुक जो सिंगल नहीं रिकॉर्ड करेगी, हर एक ट्रांजेक्शन और इवेंट को कितने बार रिकॉर्ड करेगी?
2 बार, मतलब कुछ आया तो कुछ गया, तो ये आना जाना हो रहा है ट्रांजैक्शन में, और इसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब हर एक एंट्री का 2 साइड इफेक्ट पड़ेगा, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा। इसी बात को समझाया था किसने सबसे पहले? पैसियोली, या ल्यूसा पढ़ो इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जो भी पढ़ो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लेना। स्पेलिंग क्या है? तो FRA प्रोफेसर, इज्जत दे देते हैं भाई, FRA फ्रा, LUCA ल्यूसा, PACIOLI पैसियोली। आया बात समझ में? क्लियर हुई इतनी बातें? आगे देखो, इसके बाद जब अकाउंटिंग क्या होता है, वेयर द बुक कीपिंग एंड, हर दिन का रिकॉर्ड करने का काम खत्म हो गया। अब क्या करूंगा, इसको हर एक आदमी का, जैसे रामू काका थे, मोहन था, सोहन था, या जो भी डेटर्स क्रेडिटर्स, कैश का था ट्रांजैक्शन, क्रेडिट में सेल किया था, क्रेडिट में परचेस किया था, कैश में परचेस किया था, स्टॉक कितना गया, डेटर कितना आया, बैंक से कितना लोन लिया, या अलग अलग बातें हैं, तो अलग अलग बातों का अलग अलग सेपरेट अकाउंट बना दूंगा। सेपरेट अकाउंट कैसे बनाऊंगा? तो सेपरेट अकाउंट जैसे मोहन का है, सोहन का, तो मोहन का कितना बैलेंस है, या कैश का शुरुआत में कितना बैलेंस था, तो जैसे कैश अकाउंट बना दिया। तो कैश अकाउंट में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस दिया था, ये सब सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया था मान लो 10,000 रुपए का, और मेरे पास कैश में और आया पैसा, मैं सेल्स किया था तो सामान बेच करके मेरे को 20,000 रुपए और आया। तो इस साल के एंड में मेरे पास जो बैलेंस बचा, और कोई भी कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होता, तो इस साल क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 30,000। तो ऐसे इस साल के ओपनिंग में कैश कितना था? कैश क्या है? कैसेट है, क्योंकि वो भाई आपको फ्यूचर बेनिफिट देगा। तो ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना था? 10,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 30,000। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग इंडिविजुअल अकाउंट्स का निकाल सके, तो वो हम काम करना शुरू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? क्लासिफाइंग। अभी मैं अकाउंटिंग प्रोसेस बताऊंगा, तो वहां पे क्या शुरू हो जाती है? अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। भाई 2 साइड ट्रांजैक्शन होगा, इतना क्लियर हुआ था, फ्रालू का पैसियोली क्लियर हुआ था, एक्रूअल एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हुआ था। एक एक टर्म समझते जाना। थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैं तुमको कुछ थ्योरीज जो प्रिंसिपल सिद्धांत फॉलो करने पड़ते हैं वो भी बताऊंगा धीरे से। अभी बता देता हूं तुमको अकाउंटिंग प्रोसेस, फिर अकाउंटिंग की डेफिनेशन तुमको बता दूंगा। देखो मैं ये सब इतना सब कुछ रामायण बता करके बताऊंगा कि श्री राम कौन है। रीजन क्यों? क्योंकि पहले जब तक रामायण नहीं समझोगे तब तक श्री राम की महिमा नहीं समझोगे। नहीं तो तुमको क्या लगेगा कि नहीं राम भगवान बस ऐसे ही थे, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। तो पहले तुमको जरूरी है क्या समझना? रामायण क्या हुआ था, क्यों उनको महान माना जाता है, फिर उनको पूजो। या फिर उनको नहीं पूजा करते हम, उनके गुणों की पूजा करते हैं, उनके व्यक्तित्व की पूजा करते हैं, उनको आइडियोलॉजी मानते हैं अपना। आ रही बात समझ में? तो वैसे ही आप अकाउंटिंग क्या है भाई पहले समझ लो, जो आदमी बनाया है, फिर उसकी डेफिनेशन को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जब बात करता हूँ रिकॉर्डिंग की, देखो बुक कीपिंग की, तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या आ गया? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आइडेंटिफाई करूंगा कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में है कि नहीं, वो इवेंट और ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में है कि नहीं। पहला काम जैसे ही कंप्लीट हो गया, फिर क्या करूंगा? कितने का है, कितने का मतलब उसकी मनी वैल्यू निकालने का काम है मेजरमेंट। उसको मेजर करूंगा कितने वैल्यू का है। आई बात समझ में? ठीक। फिर दूसरा काम क्या करूंगा? उसको मैं कौन हूं? अकाउंटेंट। किसका? फर्म का अकाउंटेंट, भूलना नहीं, फर्म का अकाउंटेंट हूं। अब कितना रिकॉर्ड करूंगा? तो डेट वाइज रिकॉर्ड करूंगा। तो उस ट्रांजैक्शन को जितना पैसा आया उतने वैल्यू पे उसको क्या करूंगा? रिकॉर्डिंग। ये सेकंड अकाउंटिंग प्रोसेस हो गई, जिसको बुक कीपिंग भी बोलते हैं। ठीक, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, और इसमें रिकॉर्ड करने के 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जो मैं आगे आपको न्यूमेरिकल चैप्टर में समझाऊंगा। प्राइमरी बुक और सब्सिडरी बुक। प्राइमरी बुक के अंदर जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे, थोड़ा बहुत कभी नाम सुने होंगे, वो डेबिट क्रेडिट इस टाइप का कुछ फॉर्मेट रहता है। बहुत ज्यादा भैया दीदी लोग लाइन खींचते रहते हैं, ऐसा कुछ एक फॉर्मेट बनाते रहते हैं। यहाँ डेबिट का लिखते हैं, यहाँ क्रेडिट का लिखते हैं, रुपीस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जर्नल, यहाँ पे एंट्री नंबर 1, यहाँ डेट का कॉलम हो जाता है और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाता है। यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सामान बेचे हम लोग तो 5,000 रुपये डेबिट का लिख दिया, 5,000 रुपये क्रेडिट का लिख दिया, क्योंकि कुछ आया तो कुछ गया। जैसे आया क्या कैश, तो वो आया तो उसको डेबिट कर दो, गया क्या से सामान गया तो उसको क्रेडिट कर दो। ये सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो कि अभी इतना ही बता दिया हो गया खत्म। अभी सिर्फ एक बता रहा हूँ कि कैसा होता है, उसका एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ, पूरी पिक्चर मेरी बाकी अभी मेरे दोस्त। आगे देखो, तो या तो हर एक ट्रांजैक्शन को एक ही जगह में रिकॉर्ड करूंगा जर्नल में, या तो फिर उसके लिए अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, रिलायंस, टाटा, उन लोग क्या करती हैं, हर एक अकाउंट को अलग बनाती हैं। कैश के लिए पहले से बुक बनाती, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं ना, हाथ दुखता है,
ठीक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जो एंट्रीज बच गई वो आती इकट्ठी जनरल प्रॉपर में। तो ये हम लोग, अच्छा इसके अलावा 2 बुक और बनाते हैं, बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक। तुम बोलोगे भैया क्या लिख दिए, एक तो राइटिंग भी नहीं समझ में आ रही है, ऊपर से क्या लिखे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बात ऐसी है कि जब हम लोग एक ही हर एक ट्रांजेक्शन को, चाहे सैलरी हो, चाहे कैश में हो, चाहे उधारी हो, चाहे कुछ भी हो, एक ही बुक के अंदर दिखा देते हैं ना, तो उसको प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना बोलते हैं। पर अगर मैं प्राइमरी बुक नहीं बनाता, अगर मेरी छोटी फर्म है और मेरे बिजनेस के साल भर के ट्रांजेक्शन कम होने हैं, तो मैं एक ही बुक में बनाऊंगा तो फिर मेरे को लेजर में क्लासिफाई करना इजी पड़ेगा, क्योंकि भाई ट्रांजेक्शन कम थे, तो एक ही बुक बनाऊं ना, क्यों मेहनत करके अलग अलग बुक बनाऊं। पर अगर मेरी बड़ी फर्म है, ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं मेरे बिजनेस के साल भर के, तो मैं अगर एक साथ बना दूंगा तो कितना ज्यादा मेहनत लगेगा हर एक बुक को फिर सेपरेट करने में, बाद में कैश को अलग छांटना, उसको अलग छांटना, मेहनत वाला काम है। तो पहले से क्यों ना जब मैं रिकॉर्ड करूं तब से ही अलग बुक बनाऊं, मतलब जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन होंगे वो कहाँ आएंगे, कैश बुक में। जितने क्रेडिट, अब क्योंकि कैश परचेज भी कहाँ आ चुका होगा, कैश बुक में, और रिकॉर्डिंग एक बार करी जाती है, मतलब ट्रांजैक्शन तो 2 बनेगा, एक डेबिट का एक क्रेडिट का, पर किसी भी चीज को एक बार रिकॉर्ड करोगे या बार बार रिकॉर्ड करोगे, एक बार रिकॉर्ड करोगे ना, तो रिकॉर्डिंग हमेशा एक बार की जाती है। या बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी कोई चीज लिखोगे तो एक ही बार लिखोगे। तो प्राइमरी, अगर कैश बुक में कैश परचेज आ चुका है तो परचेज बुक में क्या आएगा, क्रेडिट परचेज, जो उधारी बेचे बस वो आएगा। सेल्स बुक में क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स, क्योंकि कैश सेल तो ऑलरेडी कैश बुक में आ गया है ना। वैसे ही परचेज बुक के लिए जो सामान आप जो उधारी बेच रहा होगा बस उसी से तो रिटर्न लेंगे ना हम सामान। जो नकदी बेच रहा होगा क्या उससे रिटर्न लेंगे हम सामान, जिसको हमने नकदी बेचा होगा उससे क्या हम वापस लेते हैं क्या सामान, नहीं। पर अगर वो उधारी हमने बेचा तो हम वो सामान वापस ले लेते हैं, तो उनके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न बुक। हमारे पास जो सेल्स करे थे उसका रिटर्न आया, वैसे ही हमने जिससे परचेज किया था उधारी उसको हम वापस करेंगे, तो हम क्या मेंटेन करेंगे, परचेज रिटर्न बुक। परचेज बुक जैसे मेंटेन करे थे ना क्रेडिट परचेज के लिए, वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक। आई बात समझ में। उसके बाद जनरल प्रॉपर, मतलब जितनी एंट्रीज बच गई, इसके अलावा जो भी और भी एंट्री जैसे सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एंट्रीज, तो वो सब कहाँ जाएगी इकट्ठी, जनरल प्रॉपर में। जनरल एंट्री अलग है और जनरल प्रॉपर अलग है। ये टर्म क्लियर हुआ। तो ये ऑप्शन है मेरे पास कि या तो ये बनाऊं प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करूं या तो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करूं। रिकॉर्डिंग का पार्ट था, मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं ताकि आपको थ्योरी एकदम क्लियर हो जाए, और जब हम न्यूमेरिकल बनाए तो दिमाग एकदम साफ रहे, क्लियर रहे, क्या बनाना है कैसे बनाना है। ठीक है, ध्यान से सुनो। आगे देखो, जब ये अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, इसको बोलते हैं हम तीसरा प्रोसेस क्लासिफाइंग। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हर एक जर्नल को पोस्ट करा जाता है लेजर में, मतलब हर एक जर्नल का सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, जहां पे ना जैसे कैश अकाउंट बना के बताया था जिससे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस निकल रहा था। उस साल के शुरू में 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस था 10,000 का, और क्लोजिंग साल के एंड में 31 मार्च को कितना आया था, 30,000 का। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए इसको फर्दर क्या करते हैं, अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है, वी आर द बुक कीपिंग एंड, जहां पे जनरल एंट्री की रिकॉर्डिंग का काम खत्म हो गया, वहां से क्या स्टार्ट होगा, क्लासिफिकेशन का काम शुरू होगा कि अब उसको क्लासिफाई करूंगा, छाटूंगा अलग अलग हेड्स में और अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट बनाऊंगा। क्यों, ताकि उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस निकल सके, और क्लोजिंग बैलेंस निकलेगी तब तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। अच्छा, बैलेंस शीट क्या होती है अभी समझाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, एक बार में हर चीजें नहीं सीखोगे। अब इन दोनों को जब जोड़ दो तो ये दोनों आप पढ़ोगे एक सब्जेक्ट में जिसका नाम है क्या, अकाउंटेंसी। आया आप समझ में, इसको आप लोग पढ़ोगे अकाउंटेंसी में। मतलब कि जहां पे आपसे कोई पूछे व्हाट इज अकाउंटिंग, तो बोलना कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो 2 प्रोसेस वही बताऊंगा, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और इवेंट इन मॉनेटरी टर्म्स, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। अभी अच्छे से डेफिनेशन समझ में आई क्या, अब एग्जैक्ट टर्म एक एक क्लियर हो रहा है कि ऐसा अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्यों बनाया। ठीक, अब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग का पार्ट होता है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसको जैसा दिया वैसे ही रिकॉर्ड कर दो। और अकाउंटिंग क्या होता है, एक एनालिटिकल वर्क है, ज्यादा बड़ा काम है, जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ये एक नॉर्मल क्लर्क आदमी भी कर लेगा रिकॉर्ड करने का काम, तो पर यहां अकाउंटिंग करने के लिए दिमागदार चाहिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होना चाहिए, रूल्स ऑफ डुअल एंट्री अप्रोच पता होना चाहिए, और अकाउंटिंग का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मतलब अब मेरे को पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, किसके लिए, अकाउंटिंग कराने के लिए। तो अकाउंटिंग के लिए मेरे को थोड़ा प्रोफेशनल चाहिए, और बुक कीपिंग के लिए मैं क्लरिकल काम में किसी से भी करवा सकता हूँ।
डिफरेंस समझ में आ रहा है? बुक कीपिंग, और जब इन दोनों को जोड़ देता हूं तब बनती है अकाउंटिंग। और हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये सब कुछ अकाउंटिंग के बारे में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से पढ़ना, क्या क्या क्वालिटी दर्शाता है, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग तो ब्रह्मास्त्र पढ़ लेना आएगा। तो थ्योरी को तुमको पहले समझना है बोला क्या है। जैसे अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट को मैं क्या कर सकता हूं, अकाउंटेंट उसकी वैल्यू को ऊपर नीचे, जैसे 5, 10,000, 12,000 का खर्चा था उसको मैं दिखा दिया 12 लाख, एक जीरो बढ़ा दिया और कहीं से एडजस्ट कर दिया, तो मैं ऐसे अमाउंट को अकाउंट्स में मैनिपुलेट कर सकता हूं कि नहीं? अकाउंटेंट यही तो करता है, चोरी करनी रहती है उसको अपने मालिक के यहाँ, तो क्या करता है? खर्चा बढ़ा के दिखा देगा, अब बुक में प्रॉफिट कम कर देगा और उतना प्रॉफिट को जेब में भर के भाग जाएगा। अब बेचारे उसको पता भी नहीं चलेगा, किसको? मालिक को। और इसीलिए इसको रिड्यूस करने के लिए आजकल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, ताकि किसी प्रकार से ये क्लैरिकल ओमिशन ना हो सके, चोरी ना हो सके, इस टाइप के काम ना हो सके। बात समझ रहे हो? तो ये लिमिटेशन क्या हो गया? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या? पर्दा कुछ और है, हाथी का दांत अंदर से दिखाने का कुछ और है। तो ऐसे ही बुक को हम लोग क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला लिमिटेशन हो गया बड़ा, क्या? विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ विंडो ड्रेसिंग। तो ये सब आपको फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी पूरा मिलेगा, अच्छे से पढ़ना, रीडिंग करना, सब समझ में आते जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है मालूम? क्लासिफाई करने के बाद सबका क्या निकल गया? क्लोजिंग बैलेंस निकल गया था। सीबी को क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, सीडी को कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस को, और ओपनिंग बैलेंस जब लाते हैं लेजर में तो उसको लिखते हैं ब्रॉड डाउन। ये सब समझाऊंगा, बीडी ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, तो बीडी या बीएफ, ठीक है? ब्रॉड फॉरवर्ड वाला गलत मत समझना। दूसरा यहाँ पे ब्रॉड डाउन या कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड होता है, ठीक है? नहीं तुम आज के बच्चे हो, मेरे को तुमको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, सब तुमको पता होता है। और इस चीज के बारे में नॉलेज या एजुकेशन रखना कोई गलत नहीं होता, पर प्रॉपर, और एक चीज याद रखना, टीनेज में हो, अभी प्रॉपर समय नहीं है, इस चीज के बारे में तुमको सब जानते हैं, माँ बाप तुमसे छुपा के रखते हैं, पर वो ये सोचते हैं कि तुम बच्चे हो, पर मुझे पता है कि तुम क्या हो, तुमको क्या क्या देखते हो, तुम्हारे हाथ में फोन है, सब पता है। पर एक चीज को याद रखना कि अभी हम इमैच्योर हैं, ये सही समय नहीं है हमारा, वो आएगा सही समय, ठीक है? इसके लिए समाज में अलग से व्यवस्था बनाई गई है, शादी और ये सब दुनिया भर के बनाए गए हैं ना। हाँ, तो ये आप बहुत अच्छे से समझते हो ये सारी बातों को, तो इसीलिए आप बड़े हो रहे हो। इसका एक प्रॉपर एजुकेशन की बहुत जरूरत है। जो पेरेंट्स को मैं यहाँ समझाना चाहूंगा, जो पेरेंट्स ये सब बात को ची 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 राम 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 ऐसा करते हैं, करने की जरूरत नहीं। बच्चा आपका बड़ा हो चुका है, उसको सब पता रहता है, पर उससे सही ढंग से डील करो। छुपाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। प्रॉपर तरीके से इन बातों को समझाया जा सकता है, उनको जिम्मेदार किया जा सकता है, उनको ये फीलिंग दी जा सकती है कि भैया आप बड़े हो गए हो और ये सारी बातें अब आपको समझनी पड़ेंगी। कुछ साल बाद आपको अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी शुरू करनी पड़ेगी, कब तक हम आपको करके देंगे। तो ये सब बातों को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको धीरे धीरे करके समझाना है। उनके साथ फ्रेंड्स बनना शुरू होइए और उनके दुश्मन बनना बंद कीजिए, नहीं तो बाहर वालों को ही दोस्त मानेंगे और आपको दुश्मन मानते रहेंगे। मेरी बात ये पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाना, और अगर कोई बच्चा मेरा वीडियो देख रहा हो तो इस लाइन को जरूर पेरेंट्स को सुनाना। आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन में बेटा आप लोग को बताया, फिर समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में ना साल के एंड में एक समरी सीट है, एक समरी स्टेटमेंट है, मतलब इतने सारे अकाउंट को तो कोई नहीं पढ़ेगा। कोई पढ़ेगा क्या इतनी सारी साल भर की अकाउंटिंग? भाई उसको अल्टीमेट बता, कंक्लूजन क्या है, दुनिया भर की बात मत कर, सीधा सीधा बता क्या है, ऐसा बोलते हैं। तो सीधा सीधा ना साल के एंड में हम लोग एक स्टेटमेंट निकालते हैं, जिसको बोलते हैं आप बुक्स को क्या करना, समराइज करके एक उसका कंक्लूजन निकालना। तो समराइजिंग एक कंक्लूजन है जहां पे हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। अकाउंट और स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है। अकाउंट एक साल भर बनाया जाता है और स्टेटमेंट साल के एंड में या साल के शुरुआत में बनाया जाता है, या किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जाता है। दिन भर पीरियड ऑफ टाइम नहीं बनाया जाता, मतलब एक समय से दूसरे समय तक नहीं बनाया जाता, किसी भी एक पर्टिकुलर निर्धारित पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जाता है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई नहीं होता है, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट कुछ आया कुछ गया, डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई नहीं होता स्टेटमेंट में। पर अकाउंट में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई होता है। आई बात समझ में? क्लियर हुई इतनी बात? तो अभी हम स्टेटमेंट देख रहे हैं। जितना भी हम समराइजिंग में बनाएंगे ना काम, किसके बाद आएगा? समराइजिंग, क्लासिफिकेशन के बाद। तो आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग। समराइजिंग में हम निकालते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से पता चलता है बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस। इसको बोलते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस जानना। यहां से पता चलेगा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, कितने गड्ढे में। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड होता है ना, वैसे ये समराइजिंग है, समझ लो ये फर्म का रिपोर्ट कार्ड है। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आया बात समझ में? इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। रुकना, बैलेंस शीट में हम क्या बनाते हैं, कितना मेरे पास एसेट्स रहा, कितनी मेरी लायबिलिटीज रही, और इसी बैलेंस शीट को हम पोजीशन बोलते हैं। अब 5 टर्म जो मैं आपको क्लियर करने वाला था, इतना क्लियर हुआ तो क्या प्रोसेस हो गया? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग
एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब जो उसके एम्प्लॉयर्स होंगे ना, मतलब टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, ये लोग क्या करेंगे अब इसी बेस पे, समरी के बेस पे अब आगे की प्लानिंग करेंगे। तो वहां पे उन लोग कुछ एनालिसिस करते हैं, ये क्लास 12 का पार्ट है, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा। अब 5 मेन टर्म्स आप लोग समझो। डबल एंट्री बुक कीपिंग समझ में आया, मतलब एक डेबिट का कुछ आना होगा, कुछ जाना होगा। बैलेंस शीट ना अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है, जो या तो साल के शुरुआत में बनाई जाती होगी या तो साल के एंड में बनाई जाती होगी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अगर साल के शुरुआत में बना रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बोलोगे, और साल के एंड में बना रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलोगे। ये बात आई समझ में? अब देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज, अब 5 टर्म जो आपको यहाँ पे क्लियर करना है। सबसे पहले आप कौन हो, याद रखना, आप कौन हो, फर्म हो, ना कि उसके ओनर। आप फर्म के चार्टेड अकाउंटेंट हो, तो ऑन बिहाफ ऑफ आप फर्म सोचोगे 5 टर्म्स आपके लिए। ये 5 टर्म्स आपके लिए। एसेट्स मतलब क्या, जो आपको फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट दे, आप मतलब कौन, फर्म को। लायबिलिटीज मतलब क्या, मतलब जिसके लिए आपने पेमेंट ले लिया है या पैसा ऐसा ले लिया, पर उसके लिए आपको उसको पैसा चुकाना बचा हुआ है, तो ये आपके लिए क्या है, कर्जा। ठीक है। और इनकम मतलब क्या, तो इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये सब एक ही टर्म है। या रिवेन्यू बोल लो। रिवेन्यू थोड़ा सा अलग है, जो आपको सेलिंग प्राइस मिली ना, जैसे सपोज कर लो आपने 120 रुपए का सामान बेचा, तो टोटल आपकी जेब में कितना आ गया, 120 रुपए। पर इसके लिए आपको खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस पड़ी थी 100 रुपए, तो आपकी जेब में बचा कितना, 20 रुपए, ये प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट, इनकम, गेन 20 था। पर रिवेन्यू के लिए भी हम लोग सेम सेंस अभी यूज करते हैं। ये मैं आपको अलग से बाद में क्लियर करूंगा कि रिवेन्यू इनकम अलग अलग है, पर अभी बताने के लिए। तो ये क्या है, ये आपके लिए जैसे कमीशन आपको रिसीव हो गया, रेंट आपको रिसीव हो गया, तो पैसा मिलना या फायदा फर्म तक पहुंचना इनकम है। क्या इनकम एसेट्स है? नहीं। अगर वो इनकम आपको अभी अर्न तो कर लियो, पर रिसीव नहीं हुई कैश में, तब वो, क्योंकि रिसीव नहीं हुई है इसलिए वो एसेट मानी जाएगी। पर अगर आपको कैश में रिसीव हो गई तो वो आपके लिए ना एसेट्स है ना आपके लिए लायबिलिटी है, ये अलग है इनकम। पता चल रहा है, तुम इनकम को एसेट्स मानते रहे। तो बिजनेस में 5 टर्म होता है अलग अलग। आ रही है बातें समझ में, क्लियर हो रहा है? बहुत बच्चे गलती करते हैं कि इनकम को एसेट मान लेते हैं और एक्सपेंस को लायबिलिटी मान लेते हैं। तो एक्सपेंस एंड लॉस होता है खर्चा, एक्सपेंस एंड लॉसेस कहां से एडजस्ट हो गए सब बताऊंगा। एक्सपेंस एंड लॉसेस मतलब क्या, खर्चा, और लॉस तो जानते हो घाटा, खर्चा और घाटा। और क्या होता है, एक कैपिटल। कैपिटल भी क्या है फर्म के लिए, लायबिलिटी ही तो है। ओनर ने जो लगाया पैसा, तो फर्म के पास क्या बढ़ गया, कैश, मतलब एक एसेट बढ़ गया। और क्या बढ़ जाएगा फर्म के पास, क्योंकि उतना पैसा फर्म ओनर का लगने लगेगा, तो कैपिटल। जितना भी पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं फर्म के लिए। जो उसका हिंदी होता है क्या, पूंजी। फर्म का क्या बढ़ गया, कैपिटल, मतलब लायबिलिटी बढ़ गई फर्म की। तो यहां से हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट में क्या आता है मालूम, सिर्फ ऊपर के 2 टर्म, कितना एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है। नीचे के जो टर्म है ना, ये इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहां से हम लोग क्या पता करे थे, परफॉर्मेंस पता करे थे। बात करे थे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से उसका रिपोर्ट कार्ड पता चलेगा, तो ये वो वाला काम है। ये कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहां से ये नेट प्रॉफिट या लॉस बन के इनडायरेक्टली कैपिटल में जाके जुड़ जाता है। अब क्यों जुड़ता है, क्या जुड़ता है, सब मैं धीरे से क्लियर करूंगा। और डायरेक्ट इफेक्ट किसका पड़ेगा, सिर्फ एसेट्स का और लायबिलिटीज का। तो अब बैलेंस शीट जल्दी से बनाना देख लेते हैं हम लोग। आज का आखिरी काम। अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा आपको हेक्टिक लगे या ऐसा लगे कि बहुत सारा हो गया, एक बार में दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो वीडियो को आप लोग 3-4 बार आगे स्किप करके देख सकते हो। इवन ये आप लोगों के लिए भी है कि अभी घर जाके भूल जाओगे तो आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि आप इसको जा करके आराम से घर में देख सकते हो। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार देखना चाहो वो भी ऑप्शन देता है। और अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगती है पढ़ाने की, तो उसको और स्पीड करके देख सकते हो। मेरे ख्याल से फास्ट होगी आपके लिए, तो इसको स्लो डाउन करके देख लेना, लगेगा कुछ जगह पे। तो देखो क्या होता है, एक बैलेंस शीट होती है। एक ऐसी शीट, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी शीट जो क्या हो, बैलेंस हो। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, राइट हैंड साइड हमेशा आपके लिए एसेट्स होगा जो फायदा दे, और लेफ्ट हैंड साइड आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, लायबिलिटीज लिखा जाता है। लायबिलिटीज को लिखा जाता है लायबिलिटीज, LITIES, रुपीज
और रुपीस। यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखते, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मत लिखना, क्योंकि यहाँ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्टेटमेंट है, पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जाता है। तो अब आपके पास कैश इन हैंड क्या था, एसेट था। कैश एट बैंक क्या था, एसेट था। स्टॉक मतलब बैंक बैलेंस हो गया, आपके पास पैसा जेब में पड़ा हुआ था। अगर इसको और अच्छे से बैलेंस शीट क्लियर करना हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जा करके देख लेना, वहां मैंने बैलेंस शीट और अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं समझाया है। तो यहाँ का मेरा वीडियो बंद करने के बाद इसका जो पहला वीडियो अकाउंटिंग का अपलोड हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आखिरी के 30 मिनट्स के बाद से देखना शुरू कर देना। आपको बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन बना करके मैंने आपको TSB वाल बुक से ही समझाया। तो मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, ये बैलेंस शीट समझा करके आप सीधा वो वीडियो को देखना, आपको और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो आप लोग के लिए भी वही काम रहेगा। अगर आप इतना पढ़ने के बाद आपका काम ये रहेगा कि आप आज थ्योरी पढ़ें ये सारे चैप्टर्स की, और उसके बाद मेरा वो वाला वीडियो देख लें खुद जा करके। तो आज ही देखना रहेगा वो वीडियो को, 20-25 मिनट के बाद से देखना, या स्किप करके अपने हिसाब से उस वीडियो को छाट के देख लेना, 40 मिनट का अपलोडेड है। आ रही बात समझ में? ये वीडियो भी रात तक अपलोड हो जाएगा, पर अभी आप चाहो तो खुद से रिवीजन करके, क्योंकि अभी तो पढ़ लियो लाइव, तो फिर रिवीजन करके वो वीडियो को जरूर देख लेना। आयुष जैन क्लासेस नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, सर्च करना। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज करना, मैं लिंक भेजूंगा फिर। तो स्टॉक भी मिले, एसेट्स है। डेटर मैंने बताया था जिसको आपने क्या किया है, क्रेडिट सेल किया है। याद रखने का तरीका, डी फॉर डेटर, डी फॉर डिफॉल्टर। आपका जो पैसा लग रहा है, जो आपसे उधारी खरीद के ले गया है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका डेटर बन जाएगा। वो भी एसेट्स है, क्योंकि उससे फ्यूचर में पैसा लेना है। मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर खर्चा प्रीपेड है तो जितने दिन तक बेनिफिट देगा उतने दिन तक क्या माना जाएगा, वो एसेट माना जाएगा। अगर इनकम अर्नड है, जैसे इनकम अर्न, तो उसको क्या बोलोगे, एक्रूड इनकम, क्योंकि इनकम अर्न तो है, एक्रूड तो हो गई है, पर नॉट रिसीव्ड येट। तो जब रिसीव होगी, तब जब तक रिसीव नहीं होगी तब तक के लिए एसेट्स मानी जाएगी। जैसे लायबिलिटी के अंदर में क्या आ जाएगा, कैपिटल, जो ओनर पैसा लगाया कैपिटल। अब देखो, अगर प्रॉफिट फर्म का हुआ, पर प्रॉफिट क्योंकि ओनर कैपिटल लगाया था, तो प्रॉफिट कौन ले जाएगा, ओनर। तो कैपिटल में फर्म क्या ऐड कर देगी, प्रॉफिट। तो फर्म का प्रॉफिट होते हुए भी फर्म का कर्जा है। क्या बोला, फर्म का प्रॉफिट होते हुए भी फर्म का कर्जा है। तुमको थोड़ा उल्टा नहीं लगा बात, पर एक्चुअल में ऐसी, भाई फर्म का प्रॉफिट है तो फर्म के लिए फायदा होना चाहिए ना, एसेट्स होना चाहिए ना, पर फिर भी क्या है, फर्म के लिए कर्जा है, क्योंकि ये पैसा फर्म का नहीं हो जाएगा, जेठालाल का हो जाएगा। तो फर्म का फायदा होकर के भी फर्म का कर्जा है, और फर्म का घाटा होकर के भी फर्म का फायदा है, क्योंकि अब भाई पैसा तू फायदा तू ले जा रहा है, वाह भाई वाह, बहुत सारा तो नहीं बनने दूंगा, फायदा तू ले जा रहा है तो घाटा भी तो तू ही देगा। तो लॉसेस हम उसे कैपिटल से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो एक्सपेंसेस लॉसेस जो लिखा था वो माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट उसके खाते में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ओपनिंग कैपिटल से क्या आ जाएगा, क्लोजिंग। अच्छा, इसमें दो चीज और जुड़ जाएगी, जैसे साल के बीच में जो एडिशनल कैपिटल आया, मतलब साल के बीच में कुछ पैसा कम पड़ गया था बिजनेस में, तो जेठालाल और घर से पैसा ला के बिजनेस में लगाया, तो उसको क्या माना जाएगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, ओनर के द्वारा, जेठालाल के द्वारा। और अगर पैसा निकाल लिया तो उसको माना जाएगा क्या, विथड्रॉल, जिसको बोलते हैं ड्राइंग। जैसे अभी 500 रुपए निकाल के ले गया था, मार पड़ा था तो इलाज कराने के लिए, तो वो ड्राइंग हो गया। आई बात समझ में? तो ये सब प्लस माइनस करके आप क्या निकाल लोगे, क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट। इतना है समझ में? अब यहाँ पे आप जिससे उधारी खरीदे हो वो क्रेडिटर हो जाएगा, जिससे आपने क्या करा है, क्रेडिट परचेज करा है। आपने बैंक लोन वोन लेकर के रखा है तो वो भी आपके लिए लोन है, उसमें ब्याज जुड़ जाएगा साल के एंड में, तो ब्याज के साथ आपको पैसा देना पड़ेगा, तो पूरा ब्याज के साथ आपका कर्जा रहेगा। अगर आपका कोई खर्चा जैसे प्रीपेड था तो एसेट था, अगर वो आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, तो जब तक के लिए बकाया तब तक के लिए क्या बन जाएगा, कर्जा, लायबिलिटी। ऐसे तो ऐसे बनती बैलेंस शीट, जो हमेशा एसेट्स विल बी इक्वल टू, इनको मैं बोलता हूं बेटा, इन सारे टर्म्स को मैं बोलता हूं, और भी बहुत सारे आएंगे जैसे बिल्स पेबल, ठीक है, मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा, तो इनको मैं बोलता हूं लायबिलिटीज, क्योंकि ये बाहर वाले आदमी का, मेरे फर्म के लिए बाहर वाले आदमी का कर्जा है ना, तो इसको बोलता हूं लायबिलिटीज। और इसको बोलता हूं क्या, कैपिटल। ये इनसाइडर लायबिलिटी है, इनसाइडर लायबिलिटी इसको बोलता हूं आउटसाइडर लायबिलिटी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल बोल सकता हूं क्या, एसेट्स का टोटल विल बी इक्वल टू लायबिलिटीज का टोटल प्लस कैपिटल का टोटल। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये बन गया मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला, जो चैप्टर नंबर 5 है ना। यहां से आप लोग, मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं, और यहां से आप लोग वो वीडियो जरूर देखना जो इसके पहले अपलोड करा था, तो वहां से आपको और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ जाएगी। और वो क्या है मेरा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस
कैपिटल, ये हमेशा आपका टैली होगा। ये याद रखना, ये कोई डेबिट एंड क्रेडिट का रूल नहीं है, ये आप लोग पढ़े हो स्टेटमेंट का पोजीशन रूल, ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है। ये सिर्फ आपको टर्म्स क्लियर करने के लिए, यहां से आपको वो जो 5 टर्म लिखा था ना, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, प्रॉफिट, गेन एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड कैपिटल, ये 5 आइटम्स के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा यहां से पूरे चैप्टर से न्यूमेरिकल बनाने के बाद। जब ये चैप्टर अच्छे से एक एक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल आपको बनाना है, ये जब बना लोगे तब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 या और 8 क्या दिया जनरल के लिए, चैप्टर नंबर 7 है ना, 8। तो चैप्टर नंबर 8 जनरल जो रिकॉर्डिंग करने की पहली एंट्री थी ना, वहां रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई होगा। तो जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तब आप एलिजिबल होगे समझने के लिए जर्नल एंट्रीज को। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।